हाँ तो बच्चों, हम अपने तीसरे पाठ पे थे, भाषा, व्याकरण और व लिपि। तो हमने भाषा को देखा, भाषा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखी, भाषा के दो रूप जो मुख्य रूप हैं उसको हमने देखा। आज हमें व्याकरण समझना है। मैंने बताया था कि व्याकरण किसी भाषा के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना भाषा अपनी शुद्धता नहीं बना के सकती। तो वह नियम है, वह जो भाषा को की एक रूपता बनाए रखती है। तो व्याकरण के भी 3 भाग होते हैं। परिभाषा तो हमने देख ही ली। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता। अब इसके 3 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या करता है? हमें व्याकरण के इस भाग में वर्णों का उच्चारण, कैसे वर्णों का उच्चारण किया जाता है, वर्णों के भेद, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो हम आगे पाठ पे करेंगे, आदि का अध्ययन किया जाता है वर्ण विचार में। और दूसरा भाग है शब्द विचार। व्याकरण के इस भाग में शब्दों के भेद, रूप, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। तो कैसे शब्दों का निर्माण होता है, कैसे उनके भेद और रूप होते हैं, और कैसे उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे हमने उसमें मूल शब्द किया था, मूल शब्द तथा उनसे बनने वाले शब्द, तो शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। वाक्य विचार। तो व्याकरण के इस भाग में वाक्य रचना, वाक्य के भेद का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाक्य ही भाषा की सार्थक इकाई है। वाक्य से ही हम किसी भाषा को जान सकते हैं या सार्थक तरीके से अपने विचार तथा दूसरों के विचार सुन या समझ सकते हैं। तो ये था हमारे व्याकरण के भाग। तो व्याकरण के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हमने व्याकरण के ये भेद जाने। अब आगे चलते हैं। इन सबको एक बार देख लीजिएगा कि वर्ण विचार, व्याकरण के इस भाग में वर्णों का उच्चारण, वर्णों के भेद का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में हम शब्दों के भेद, रूप, उत्पत्ति पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार जो व्याकरण का तीसरा भाग है, उसमें हम वाक्य रचना, वाक्य के भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आ जाते हैं लिपि। तो हमने वर्ण किया। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं, एक तरह से देखा जाए तो। वर्णों में भी 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी मदद के बोले जाते हैं, और व्यंजन बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब इनका ये तो हो गई ध्वनियाँ। अगर इन्हीं ध्वनि का लिखित रूप लिपि कहलाता है, या मौखिक भाषा को लिखने के ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। तो मुंह से निकलने वाली ध्वनि को, आवाज़ को हम लोग ध्वनि कहते हैं, और मौखिक भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे अ एक मुंह से निकलने वाली ध्वनि है बच्चों, अ। इसको हम लोग यदि रोमन में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, लिखने का ढंग है, ये लिपि कहलाती है। यही अगर देवनागरी में लिखेंगे
तो ऐसे लिखेंगे। मुंह से तो ध्वनि अ की आ रही है, तो अ अलग अलग हमने लिपि में लिख के देखा कि रोमन में ऐसे लिखा जाता है और देवनागरी में कैसे लिखा जाता है। दोनों मूलतः क्या है, ध्वनियाँ तो एक ही जैसी हैं, लेकिन इसको लिखने का ढंग अलग अलग लिपि में अलग अलग ढंग से होता है। जैसे पंजाबी लिखने का गुरमुखी लिपि होती है, हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी। तो हमने क्या सीखा आज? लिपि की परिभाषा। तो लिपि की परिभाषा क्या है, इसको नोटबुक में लिखना है। आज का यह काम है। मुख से निकलने वाली ध्वनि, मुख से निकलने वाली आवाज़ को ध्वनि कहते हैं, और मौखिक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो ये था लिपि। तो एक तरह से देखा जाए तो लिपि मुंह से निकलने वाली ध्वनि का लिखित रूप है। क्योंकि मनुष्यों को सबको अपने विचार बहुत दिनों तक रखने होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना होता है, तो उसका लिखित रूप बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यही सोच करके लिपि की रचना की गई, और प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। अब आगे चलते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्न। तो भाषा का कौन कौन सा रूप है बताओ? बहुत ही आसान है। रामधन ने पत्र लिखा, मैंने बताया लिखा वाला भाग लिखित रूप है भाषा का। शीला ने अंजलि को टेलीफोन किया, टेलीफोन में मौखिक भाषा। पिताजी ने अखबार पढ़ा, अखबार में क्या होता है? भाषा का लिखित रूप होता है। नेताजी ने भाषण दिया, भाषण मौखिक रूप है भाषा का। तो हम लोग इसको करते हैं। तो रामधन ने पत्र लिखा, ये था लिखित। इसको आपको नोटबुक में भी करनी है, पूरा वाक्य लिख के आगे लिखित लिखना है। शीला ने अंजलि को टेलीफोन किया, टेलीफोन है भाषा का मौखिक रूप। पिताजी ने अखबार पढ़ा, अखबार भाषा का लिखित रूप होता है। और नेताजी ने भाषण दिया, भाषण मौखिक रूप है भाषा का। तो अगला प्रश्न है, उचित शब्द से खाली स्थान भरो। उचित पहला भाग है, बोलना भाषा का डैश रूप है, ये मौखिक रूप है, ये हमें पता है। दूसरा है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। गुरमुखी मैंने बताई थी, गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि होती है देवनागरी। आगे चलते हैं। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है बच्चों, छूटा हुआ यहाँ पे, इसको सही कर लेना। ये पत्र लिखना लिखित रूप है, रूप छूटा हुआ है इसमें। और चौथे प्रश्न पे चलते हैं। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो हम जानते हैं हर भाषा का अपना लिखने का ढंग होता है, वही लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो इसको भी एक बार टिक कर लेते हैं हम लोग।
बोलना भाषा का मौखिक रूप है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, लिपि कहलाता है। पत्र भाषा का लिखित एक रूप इधर छूटा हुआ बच्चों, इसको लिख कर लेना। रूप, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, लिखित रूप है। इसको भी लिखित रूप है। तो हमने ये किया। अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं जो बहुत ही आसान है। तीसरा प्रश्न है सही जोड़े बनाइए। तो एक तरफ राज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ वहाँ बोले जाने वाली भाषा। पहला राज्य है पंजाब, पंजाबी। हम लोग पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। उसी तरह महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है। तो ये था सही जोड़े बनाओ। इसको भी आपको नोटबुक में करना है जिन बच्चों के पास बुक नहीं है। आगे चलते हैं, हम चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है सही के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाओ। तो व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखलाता है। ये मैंने बताया था, ये है सही। व्याकरण ही है जो भाषा का शुद्ध रूप बताता है तथा भाषा को शुद्ध रखता है। नहीं तो भाषा हर जगह एक समान नहीं रहेगी। तो व्याकरण हमें शुद्ध रूप सिखाता है। भाषण देना भाषा का लिखित रूप है। मैंने अभी इससे पहले हमने किया रखा था, नेताजी ने भाषण दिया। भाषण मौखिक रूप होता है भाषा का, तो इसीलिए इसको गलत कर देते हैं। क्रॉस का निशान लगाना है हमें। भाषा के मुख्य दो रूप हैं। हाँ सही है, मैंने बोला था भाषा के मुख्यतः दो ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो ये सही है। व्याकरण के 4 भाग होते हैं, यह गलत है। यह हमने अभी आज ही इसको देखा पढ़ा कि व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं बच्चों? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण के 4 भाग हैं, इसीलिए ये गलत है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सही शब्द पर टिक लगाएं व खाली स्थान भरें। एक तो हमें इसको सही का निशान लगाना है और खाली स्थान भी भरना है। बच्चा सबसे पहले मातृभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी बोलता है। इनमें से क्या सही होगा? मैंने बताया था बच्चा सबसे पहले परिवार में अपने माँ से, क्योंकि माँ के संपर्क में आता है और परिवार के संपर्क में आता है, तो सबसे पहले मातृभाषा बोलता है। और मातृभाषा कोई एक भाषा को हम मातृभाषा नहीं बोल सकते। पंजाब में रहने वाला बच्चा अपनी माँ से पंजाबी सीखता है तो वहाँ उसकी मातृभाषा पंजाबी हो गई। अगर उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई बच्चा अपनी माँ से हिंदी सीखता है तो उसकी मातृभाषा हिंदी हो गई। तो इसका सही उत्तर है मातृभाषा। बच्चा सबसे पहले मातृभाषा सीखता है।
तो मातृभाषा पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भी। तो आपको लिखना है मातृभाषा। तो मातृभाषा लिखना है। अगला है हमारा व्याकरण भाषा का डैश रूप सिखाता है। पहला है शुद्ध, अशुद्ध, लिखित, मौखिक। मैंने बताया था कि व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखाया, भाषा को शुद्ध रखता है, नहीं तो सब लोग अपने अपने ढंग से इसको बोलने और लिखने लगेंगे। तो ये सही उत्तर है शुद्ध रूप। और पहला बच्चा मातृभाषा। आगे चलते हैं। भाषा के डैश रूप हैं 3, 1, 4, 2। तो हमने देखा था भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं। हमने सांकेतिक को मुख्य रूप से नहीं माना है, तो इसको उत्तर होगा 2। चौथा प्रश्न है मौखिक भाषा को लिखने का ढंग डैश कहलाता है। मौखिक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो लिपि क्या होती है? मौखिक भाषा को लिखने का ढंग, इसको लिपि कहते हैं। तो ये हमने पाठ के प्रश्न किए। तो बच्चों ये हमारा तीसरा पाठ था। एक बार हम इसको फिर से दोहरा लेते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बहुत सी परिभाषाएं आई हैं, 3 परिभाषाएं हैं और ये तीनों परिभाषाएं हमको नोटबुक में लिखनी है। हमने बुक के अभ्यास प्रश्न किए जो बहुत ही सरल थे, आसानी से किए जा सकते थे। तो आगे चलते हैं। जैसे इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा, तो भाषा के बारे में सीखा, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं। और तो अगर हम संक्षेप में बोलें, संक्षेप छोटे में बोलें, तो मन की बात को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। तो मन के बात को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। आगे चलते हैं। हम अपने मन की बात बोलकर तथा लिखकर दूसरों को बताते हैं। और दूसरों की बात कैसे सुनते हैं? सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो ये विचारों का आदान प्रदान होता है। हम अपने विचार बोलते हैं, लिखते हैं और दूसरों के विचार सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो भाषा विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ये हमारी परिभाषा थी। दूसरा था भाषा के 2 रूप, मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक मुँह से बोलकर, लिखित लिखा हुआ रूप, जैसे अखबार। अखबार क्या है? भाषा का लिखित रूप है बच्चों। पत्र क्या है? लिखित रूप है। हमारी व्याकरण की पुस्तक है, वो भी लिखित रूप है भाषा का। मौखिक भाषा कौन कौन से हैं? जो हम टेलीफोन पे बोलते हैं वो मौखिक रूप होता है। नेता जो भाषण देता है वो मौखिक रूप होता है। लाउड स्पीकर से हम भाषा का मौखिक रूप ही सुनते हैं। तो सुनी जाने वाली चीज़ें जो है भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। रेडियो द्वारा क्या होता है? हम लोग गीत या जो कुछ सुन रहे हैं भाषा का
मौखिक ही रूप होता है। अब आगे चलते हैं। हमने अगले पढ़ा कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, जो किसी देश में व्यापक रूप से बोली जाती है तो उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। हमारे भारत में, हमारे देश में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि देश के या राष्ट्र के बहुत बड़े भूभाग पर बोली जाती है। कुछ राज्य हैं और उनकी भाषाएं दे रखी हैं। हमने देखा पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, बंगाली या बंगला पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है, गुजरात गुजराती में बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। तो हम कभी भाषा को किसी राज्य में नहीं बांध सकते, मुख्यतः यहाँ बोली जाती है। तो कभी ये मत मन में आए कि इस राज्य में यही भाषा बोली जाती है। कोई व्यक्ति एक से अधिक भी भाषा बोल सकता है, उसको एक से अधिक भाषा का भी ज्ञान होता है। तो कुछ भाषाएं जैसे है संस्कृत, क्या हम उसको किसी राज्य में बांट सकते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, क्या इसको किसी देश में बांट सकते हैं? उनका कोई सीमा नहीं होता। तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, ये सब भाषाएं लगभग हर प्रांत में बोली जाती हैं। तो ये मुख्यतः का था कि पंजाब में मुख्यतः या अधिकांश लोग पंजाबी बोलते हैं या समझते हैं। तो ये था। फिर आ जाते हैं व्याकरण। तो सबसे पहले हमने देख ही लिया कि व्याकरण ही हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है, हमारी अशुद्धि को शुद्ध करता है। पहले जैसे कि किताब में भी दिया हुआ है। तो इसका परिभाषा हमने देखा, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ये हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, ये हम जान गए। कौन कौन से 3 भाग हैं बच्चों? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इससे ये थे 3 भाग व्याकरण के। और इनको 3 भागों में क्यों बांटा हुआ है ये भी हम लोग करते हैं। वर्ण विचार, व्याकरण के इस भाग में वर्णों का उच्चारण, वर्णों के भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। तो वर्णों का कैसे उच्चारण होना चाहिए, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो ये हमें वर्ण विचार के अंतर्गत पता चलता है। अगर गलत उच्चारण हो रहा है तो व्याकरण का कौन सा भाग में ये आएगा? उच्चारण वाले, वर्णों के उच्चारण में, वर्ण विचार में ही आएगा। शब्द, दूसरा है शब्द विचार। व्याकरण के इस भाग में शब्दों के भेद, रूप, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। शब्द रचना होती है, शब्द कैसे भेद होते हैं, उनके कितने रूप होते हैं, उनकी उत्पत्ति आदि के बारे में भी शब्द विचार से ही ज्ञात होता है। शब्दों की उत्पत्ति हमने अपने पाठ्य पुस्तक में किया था कि मूल शब्द से कैसे अन्य शब्द परिवार बनते हैं। तो मूल शब्द से कैसे अनेक प्रकार के शब्द बनते हैं, ये सब शब्द विचार के ही ऊपर आता है। आते हैं वाक्य, वाक्य रचना, वाक्य के भेद, ये सब वाक्य विचार के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने पाठ में किया था, हमने वाक्यों की अशुद्धि को
दूर किया था। ये सब वाक्य विचार के अंतर्गत आते हैं। और हमारा इस पाठ का अंतिम जो शीर्षक है वो लिपि। लिपि मुंह से निकलने वाली ध्वनि, आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो ये हमारा परिभाषा है। मौखिक भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा है। हिंदी और संस्कृत बच्चों, हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि देवनागरी है। और हमने प्रश्न किए हैं, इन सबको नोटबुक में कर लेंगे। जिन बच्चों के पास, अधिकतर बच्चों के पास बुक नहीं है, वे कोई बात नहीं, इसको वे नोटबुक में करेंगे। फिर एक बार हम लोग देख लें। रामधन ने पत्र लिखा, ये भाषा का लिखित रूप होता है। शीला ने अंजलि को टेलीफोन किया, यह भाषा का मौखिक रूप है। पिताजी ने अखबार पढ़ा, ये भाषा का लिखित रूप है। अखबार भाषा का लिखित रूप होता है। नेताजी ने भाषण दिया, भाषण भाषा का मौखिक रूप होता है। बोलना भाषा का मौखिक रूप है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। किसी भाषा के लिखने के ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। आगे चलते हैं। जोड़े हमने बताया, पंजाब में मुख्यतः पंजाबी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मुख्यतः मराठी भाषा बोली जाती है। गुजरात में मुख्यतः गुजराती भाषा बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। चौथा है सही और गलत बताना है, निशान लगाना है। इसको नोटबुक में लिखने के बाद ही सही और गलत का निशान लगाएंगे। पहला है, व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है, सही है। भाषण देना भाषा का लिखित रूप है, ये गलत है। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, ये भी सही है। व्याकरण के 4 भाग हैं, ये गलत है। व्याकरण के 3 ही भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हम लोग अंतिम वाला भी देख लेते हैं। तो बच्चा सबसे पहले मातृभाषा बोलता है, अपनी माँ से मातृभाषा, माँ से सीखे जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। और भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, कौन कौन से? एक है मौखिक रूप और लिखित रूप। अब आगे चलते हैं। मौखिक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो लिपि के बारे में हमने बताया। लिपि मौखिक भाषा का लिखने का ढंग होता है। जैसे उदाहरण हमने दिया था आपको, रोमन में हम लोग लिखते हैं अ, और देवनागरी में ऐसे लिखा जाता है। तो लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो बच्चों, आज हमारा तीसरा पाठ पूरा हो गया। और अब हम कल से आगे चौथे पाठ पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही।
बस। धन्यवाद।